अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है वो आई थिंक इंडियन या बांग्लादेशी मेरी कोई सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे किया है। एक्चुअली इनके कमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक एक करके सबका जवाब दूँ, और जो 2-3 मेन क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सब्सक्राइबर मुझसे वैसे भी काफ़ी अरसे से पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। सबसे पहला इनका क्वेश्चन ये है कि वीकनेस, सी सेक्शन के बाद वीकनेस को कैसे ख़त्म किया जाए। और इस टॉपिक से रिलेटेड ना बहुत सारी लेडीज़, तकरीबन सारी लेडीज़ का यही सवाल होता है कि प्रेगनेंसी जैसे तैसे करके गुजर जाती है, डिलीवरी भी जैसे तैसे करके नॉर्मल या सी सेक्शन हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद की जो वीकनेस है ना वो डील करना बहुत मुश्किल होता है। उसको हम कोप अप कैसे करें। तो आगे के क्वेश्चंस पिक करने से पहले मैं इसी क्वेश्चन का डिटेल में आंसर करना चाहती हूँ। अच्छा देखिए, एक ये मिथ तो अपने जहन से निकाल दें, एक मिसकॉन्सेप्शन कि बेबी जब डिलीवर होता है या जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं या जब हम कंसीव करते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी इसमें कंज्यूम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं या हम वीक हो जाते हैं बेबीज़ डिलीवर करके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगी, ये किसी रिलीजन्स पे बेस नहीं है, ये तो एक फैक्ट है कि जो विमेन बॉडी है उसको नेचर ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो बेबी को डिलीवर कर सकती है, उसकी बॉडी उसको नर्चर कर सकती है अपने अंदर और उसको फीड करा सकती है, उसे पाल पोस के बड़ा कर सकती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ कह सकते हैं वो कमोबेश तमाम जो जितनी भी इस दुनिया में औरतें हैं उनमें ये मौजूद है। और चाहे ना चाहे कोई भी ख़ातून डिनाई करे या एक्सेप्ट करे, नेचर ने उसकी बॉडी को इसी तरह से बनाया है। अब अगर वो ये समझ रही है कि उसने एक बेबी डिलीवर किया है और अब तो वो वीक ही हो गई है पहले के मुकाबले में, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हाँ, एजिंग की जहाँ तक बात की जाए कि एजिंग वक्त के साथ साथ ह्यूमन बॉडी एजिंग की तरफ जाती है, एजिंग की तरफ बढ़ती है, जो कि एक फैक्ट है वो भी। देखिए, अगर ह्यूमन बॉडी या जो वुमेन की बॉडी है, अगर वो बेबी डिलीवर नहीं भी कर रही है तो फिर भी उसकी जो उम्र है वो तो बढ़ रही है ना, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी वो एजिंग की तरफ जा रही है, तो उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ अगर कंज्यूम नहीं हो रही तो वो नेचर कहीं और उससे कंज्यूम करवा लेगी। दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी बूढ़ी हुई हैं, उनकी हड्डियों में, टांगों में फिर भी दर्द हुआ है, उनको डिफरेंट डिजीज़ ने भी घेरा है, उनको ब्रेस्ट कैंसर भी हुए हैं। तो नेचर का ये एक पूरा साइकिल है। अगर आप जो है अपनी जो बॉडी है, अपनी जो भी एनर्जी है उसको राइट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अगर आप उसको रिलीज़ या कंज्यूम नहीं होने देंगी तो नेचर कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है ना, तो एनर्जी वो फिर आपकी कहीं और कंज्यूम करवाएगी। तो ये बात तो आप अपने जहन से निकाल दें कि बेबी डिलीवर करने के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई है और अब हम दोबारा से रीस्टार्ट नहीं हो सकते या रीफ्रेश नहीं हो सकते। तो देखें, हमारी बॉडी ने जो फितरत पर मबनी जो हमारी बॉडी का काम था वो उसने कर लिया। अब जो है लेडीज़ ये सोच के हाथ पांव छोड़ देती हैं कि अब तो हमें बीमार रहना ही है, अब तो हमें कमज़ोर रहना ही है क्योंकि हमने बेबी डिलीवर किया है। तो एक्चुअली जो थिंकिंग है ना ये गलत है, और हमारी हेल्थ का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी थिंकिंग को कि हमारी थिंकिंग किस तरह की है। इफ़ वी थिंक राइट और पॉजिटिव कि हम हेल्दी हैं, या इवन पोस्टमार्टम के बाद अगर हम ये थिंकिंग अपनी रखें कि हम हील हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी रिकवर बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से होने लगती है। या तो सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, दोनों केस में अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है। इसी तरह से मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि वो डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, और उनका डिप्रेशन का एक मेन रीज़न यही होता है कि वो टूट रही हैं, अंदर से ख़त्म हो गई हैं, उनका पेट कट गया है, या उनके नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस आ गए हैं, या इस तरह का बहुत कुछ वो ख़ुद से अपने जहन में बना लेती हैं, बिठा लेती हैं। या अगर वो नहीं करती तो सोसाइटी इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर देती है कि पोस्टमार्टम, इन्होंने आगे बल्कि पूछा भी है पोस्टमार्टम से रिलेटेड, तो इतनी ज़्यादा सब्सेप्टेबल होती है ना विमेन पोस्टमार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद
कि वो बहुत आसानी से वो डिप्रेशन के जकड़ में आ जाती है। इन सारी बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि सबसे पहले तो हमें अपनी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हम बूढ़े हो रहे हैं या अब तो हमारा जिस्म जो है वो दर्द से भर गया है, अब तो हम कभी सही नहीं हो सकते, या जैसे पहले थे वैसे नहीं हो पाएंगे, या थोड़ा बहुत हो पाएंगे, बिल्कुल वैसे नहीं हो पाएंगे। तो ये सब पहले थिंकिंग, ये सारी थॉट्स अपने जहन से हमें निकालनी होंगी। तो मेंटली हमें काफ़ी सारी ये प्रिपरेशन करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। उसके बाद फिर हमें फ़िज़िकल मेहनत करनी है अपनी बॉडी पर, कि हम अपनी बॉडी को किस तरह से हेल्दी रखें। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मिसकॉन्सेप्शन ये भी होता है कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, यानी कि मोटापा की तरफ थोड़ा बहुत उसका होता है झुकाव, तो उसको कहा जाता है कि ये हेल्दी है। मैंने वर्ड गलत बोला, जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है उसे बोला जाता है कि ये बहुत हेल्दी है। और इसके बरक्स आप कर लें, जो बहुत कमज़ोर दिखता है देखने में, उसको कहा जाता है कि तुम कुछ खाते पीते नहीं हो और कितने कमज़ोर हो। तो ये चीज़ भी रॉन्ग है। अच्छा, अब सोसाइटी को तो हम एक एक को पकड़ के तो नहीं बता सकते कि जो कमज़ोर दिख रहा है या जो पतला दिख रहा है वो एक्चुअल में अनहेल्दी या हेल्दी नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप कमज़ोर हैं, धान पान से हैं, लेकिन आप एक्टिव हैं, आपके जिस्म में कहीं दर्द नहीं है, आप डेली रूटीन के सारे काम कर सकते हैं, तो आप हेल्दी हैं। आप हेल्दी डाइट लेते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका सराउंडिंग्स आपकी उसमें पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो आप ओवरऑल हेल्दी हैं। अब चाहे आप देखने में कमज़ोर क्यों ना लगें। तो ये भी ना एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारी सोसाइटी में। तो अब हम सोसाइटी को चेंज तो नहीं कर सकते, तो इसको भी हमें ख़ुद से ही रियलाइज़ करना है कि अगर हम कमज़ोर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनहेल्दी हैं। तो ये बात भी अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं तो उस पे आपको काम करना ज़रूरी है, या आप बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट हैं तो उस पे फिर आपको अगेन काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरों को बहुत पतले दिख रहे हैं या दूसरों को थोड़े से मोटे दिख रहे हैं, तो ये डिपेंड नहीं करता इस चीज़ पे कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड थिंग पे आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग मैंने मेंटल हेल्थ की बात की, उसके बाद सेकंड पे मैंने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की बात की, उसके बाद थर्ड पे हम आ जाते हैं जो कि फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड है, कि हमें अपनी अब डाइट का ख्याल रखना है। अच्छा, ये बहुत मशहूर कोट है कि वी आर वॉट वी ईट, हम जो खाते हैं हम वही हैं। इसमें मैं एक और एडिशन करना चाहूँगी कि हम जो सोचते हैं हम भी वही हैं। तो इट मीन्स कि आपके अंदर जो भी चीज़ जा रही है आप कोशिश करें कि वो हेल्दी हो और वो पॉजिटिव हो। हेल्दी खाने के सेंस में, डाइट के सेंस में, और पॉजिटिव आपकी जो थिंकिंग है, आप जो भी देख रहे हैं, आप जो भी सुन रहे हैं, वो सब पॉजिटिव हो। तो आपके अंदर पॉजिटिव जाना चाहिए और हेल्दी जाना चाहिए। अच्छा, अब ये जो जितनी भी बातें मैंने अब तक की हैं वो बहुत फैक्चुअल हैं, और जो लेडीज़ हैं वो अभी तक इसी इंतज़ार में है कि आप ये सारी बातें छोड़ें, आप हमें ये बताएं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है। आप प्लीज़ हमें ये बता दें सीधा सीधा। तो बिल्कुल मैं अब वही बताने लगी हूँ। जो मैं बताने लगी हूँ उन सारी चीज़ों पर मैंने ख़ुद अमल किया है अपनी प्रेगनेंसी में, अपने पोस्टपार्टम पीरियड में, लैक्टेटिंग पीरियड, और मुझ पे इन सब बातों ने वर्क किया है। वही मैं आपको बता रही हूँ, किसी किताब से पढ़ के नहीं बता रही, किसी रिसर्च बेस कोई भी बात नहीं कर रही, मेरे सामने कुछ नहीं लिखा हुआ या मैं किसी चीज़ को देख के नहीं बता रही। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने आप को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी और उसके बाद भी नेक्स्ट जब मैंने कंसीव किया, जब मैंने किस तरह से अपने आप को मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रखा। अच्छा, आप हुस्ना की प्रेगनेंसी की एग्जांपल ले लें। जब मेरी डिलीवरी करीब थी, मैंने वीडियोस भी बनाई थी कि मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी पंजीरी और अचवानी ये सब बना रही हूँ, और पूरी मैंने वीडियो बना के दिखाई थी कि मैं किस तरह से मैंने बनाई है। तो एक ये मेन सोर्स है आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स में, और आफ्टर प्रेगनेंसी इन पोस्टपार्टम पीरियड आप इससे बेहतरीन एनर्जी ले सकती हैं अपने आप को जल्दी रिकवर करने में, अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए। इससे बेहतरीन सोर्स तो एनर्जी का कोई हो ही नहीं सकता, ख़ास तौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी।
क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें इतनी कमज़ोरी फ़ील नहीं हो रही होती जितनी आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग फीडिंग हमें हो रही होती है। क्योंकि उसमें एक तो जो भी सी सेक्शन है, नॉर्मल डिलीवरी स्टिचेस, उनका पेन भी हमें सहना है, फीडिंग से रिलेटेड भी मसले हैं, फिर बेबी को भी संभालना है, फिर हमें ऐसा लगता है कि हम भी वीक हो गए हैं, और ऑब्वियसली ब्लीडिंग से रिलेटेड, ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें फिर आने लगती हैं। तो ये आफ्टर प्रेगनेंसी ज़्यादा हमें फ़ील होता है कि हम ज़्यादा वीक फ़ील करते हैं। और इवन के अगर हमारा 1.25 महीना कंप्लीट हो भी गया, बेबी 2, 3, 4 माह का भी हो गया, इवन के साल भर की बच्चों की माँओं के मेरे पास कमेंट्स आए कि आप ही, हमारी वीकनेस तो अभी तक दूर नहीं हुई है, या हमारे स्टिचेस में पेन अभी तक होता है। तो रीज़न यही है कि हम नेगेटिव अपनी थिंकिंग बना लेते हैं कि अब तो हम ठीक नहीं होने वाले, और अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हम लोग। इसके अलावा 1.25 महीने के दौरान क्या क्या डाइट रूटीन होनी चाहिए जो मेरी थी और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, वो उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ इन शॉर्ट बता देती हूँ कि बकरे की यखनी आपको रोज़ लेनी है, रोटी के साथ चावल कम से कम यूज़ करें, क्योंकि चावल में एनर्जी तो होती है लेकिन वो बूस्ट एकदम आता है, उसके बाद एकदम से वो एनर्जी डाउन हो जाती है। तो हमें ज़्यादा देर तक हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें फीडिंग करवाना है, हमें बार बार भूख लगती है। तो बेहतर ये है कि आप रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, उसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा भी है, और चावल की निस्बत वो जल्दी ख़त्म नहीं होती उसकी एनर्जी। इसके अलावा अपनी डाइट में असली घी का इस्तेमाल रखें। हेल्दी चीज़ें सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, फ्रूट्स लें, शेक्स बना के पिएं। हाँ, ठंडे का इस्तेमाल ना करें, तो आप सादा बना के पी सकते हैं। हम असल में ना, हमें चीज़ें सब कुछ पता होती हैं, लेकिन हम अपने ऊपर तवज्जो देने के लिए ना हम बड़े सुस्त हो जाते हैं, बस, और कोई मसला नहीं है। हम खुद ही सुस्त हो जाते हैं और फिर खुद ही ब्लेम करते हैं कि हम कमज़ोर हो रहे हैं या हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और ऐड करूँगी कि मुझे अपनी सारी प्रेगनेंसीज़ में ना अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन मुझे नहीं फ़ेस करनी पड़ी, ना आफ्टर प्रेगनेंसी। हाँ, एक चीज़ जो मैंने फ़ेस की, जो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी, परेशान करती थी, कि मेरा जो बीपी लेवल होता था वो लो ही रहता था, यानी कि नॉर्मल से भी लो रहता था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी अक्सर मुझे फ़ील होता था मेरा बीपी लो है। तो मैंने जब डॉक्टर को ये बात बताती थी कि मेरा बीपी लो है, मुझे कुछ ऐसा बताएं, तो उस पर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि हम हाई बीपी की तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन लो बीपी पे हम कोई दवाई नहीं दे सकते। उसमें बस ये है कि रेस्ट करें और एनर्जेटिक ड्रिंक्स लें, मतलब खाने पीने पर ही आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, उसकी कोई ऐसी मेडिसन नहीं होती। तो अब जैसे अक्सर आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी कि डिलीवरी के बाद ड्यूरिंग फीडिंग, समटाइम्स मुझे फ़ील होता था कि मेरा जो बीपी है वो लो हो गया है। मुझे लो बीपी में जैसे चक्कर आना, उठने का दिल नहीं चाह रहा, तो समटाइम्स मुझे ऐसा फ़ील होता है। और अभी भी मैं फीडिंग मदर हूँ, तो मुझे अभी भी कभी कभी इस तरह से फ़ील होता है, या काम का लोड ज़्यादा है, ऑब्वियसली बच्चे हैं, घर के काम हैं, फिर ये वाला काम है, दूसरे काम भी हैं, और फिर ज़ाहिर और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, या ट्रैवल किया है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसमें नॉर्मल आदमी का भी बीपी लो हो जाता है। तो मुझे अभी ये कुछ दिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो रहने लगा है। किसी काम का करने का दिल नहीं चाह रहा, इवन बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा होता है, दिल नहीं चाह रहा होता कि हम बोलने में भी ऐसा लगता है बहुत एनर्जी लग रही है। एंड आई थिंक ये बहुत सारी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होगी, मुझ जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनका बीपी लो हो जाता होगा नॉर्मल रूटीन में भी। तो मैंने बहुत डिफरेंट, किसी ने कुछ बताया कि अंडे खाओ, किसी ने यही बोला कि सुबह शाम एक एक अंडा खाओ, वो खाए मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने मुझे बताया कि ज़ीरा फाँको, एक ने बताया कि वो जो मखाने होते हैं जो उसमें अचवानी में डालते हैं, पंजीरी में डालते हैं, उनको पता नहीं पानी में भिगो के वो मैंने खाए, उसका पानी पिया इतना अजीब सा, और इंजीर खाई, खजूर खाए। तो वक्ती तौर पे मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे कोई सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं बस इसी उसमें थी कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे दूर हो। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही वो कैल्सी लिख कर दे देंगी, या कोई मिल्क लिख कर दे देंगी, तो वो बस दिल की तसल्ली के लिए तो डॉक्टर को हमने दिखा दिया, लेकिन मेरा जो मेन मसला था जिससे मैं गुज़र रही थी, तो वो मेरा हल नहीं हो पा रहा था। अभी रिसेंटली जो हीट वेव आई, और मैं
इस मुश्किल से गुज़री तो मुझे एकदम से ख़्याल आया, किचन में बस एक ऐसे ही ORS का साशे पैकेट रखा हुआ था, वो मैंने ठंडे पानी की बोतल मैंने फ्रिज से निकाली, वो 1-1.5 लीटर की बोतल थी और उसमें मैंने ORS का पूरा साशे डाल दिया और वो मैंने पीना शुरू कर दिया। तो बस वो मैंने ये किया कि जैसे आधे घंटे में हम 1 से 1.5 गिलास या जितना भी, मुझे ज़ाहिर है मैं फ़ीडिंग मदर हूँ तो मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ज़्यादा प्यास लगती है। तो मैं जब वो पी रही, जैसे आधा गिलास या 2-3 जितना भी मुझसे पिया जाए या 1 गिलास, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं वही वाला पानी पी रही थी। और यकीन करें कि आधे घंटे के अंदर, यानी कि मैंने देखा कि 3 गिलास मैंने पी लिए हैं, 3 सिप्स यानी मैंने ले लिए हैं, और मुझे इतना ज़्यादा फ्रेशनेस मुझे फ़ील हुई जो कि मुझे कैल्सी से कभी फ़ील नहीं हुई, जो कि मुझे एकदम खजूर से फ़ील नहीं हुई। जो कि मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ख़ुद लिटरली अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील कर रही हूँ, अभी आधे घंटे पहले मैं इतना ज़्यादा डाउन फ़ील कर रही थी। तो एक छोटी सी टिप है और मुझे बड़ा फ़ायदा, इंस्टेंट फ़ायदा हुआ, तो मुझे ज़रूर याद था कि मैं ये ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, इनके सवाल में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में भी पूछा गया है कि डिप्रेशन से कैसे निपटा जाए, तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, इंशाल्लाह और भी इस पर मज़ीद बात करूँगी, और वो जो वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड इंस्टाग्राम पर लाइव भी बात की थी आप लोगों से, वहाँ पर आप लोगों में से ही 1-2 सब्सक्राइबर ने मुझसे डिप्रेशन में डिटेल बात की थी। इंशाल्लाह हम इस पे लाइव सेशन मज़ीद करेंगे। अच्छा, स्किन की इन्होंने बात की है कि स्किन बहुत ख़राब हो गई है, तो वही मैं अगेन यही कहूँगी कि हम डिलीवरी के बाद ख़ास तौर पे हम ये समझने लगते हैं कि अब तो हमारे दांत भी ख़राब हो चुके होंगे, अब तो हमारी हड्डियाँ भी अब बिल्कुल ख़त्म होने लगेंगी और ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। तो ये सिर्फ हमारी सारी चीज़ें हमारी थिंकिंग से रिलेटेड हैं। इसको मज़ीद इस आग को क्या कहना चाहिए, भड़का देना, वो फिर हमारे जो भी सोसाइटी है, जो भी हमसे मिलने आता है या हम मिलने जाते हैं, तो वो हमसे इस तरह की बातें कह देते हैं। जैसे आपने अपने कमेंट में लिखा कि सब लोग बोल रहे हैं कि तुम ऐसी क्यों हो गई हो और खामखा तुमने ऑपरेशन करवा लिया, और ऑपरेशन में तो ये होता है, वो हो जाता है, कमर का दर्द लग जाता है। तो ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है, ये सारे मिथ्स हैं। बाकी आपने नॉर्मल डिलीवरी का पूछा है, तो नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ टिप्स से रिलेटेड, तो उनके भी मैं 2-3 वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।